Hello class 12th, welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Tudeja and welcome to 15-minute revision series। अब तक की इस रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने थ्योरी ऑफ मनी तक पूरा अच्छे से कर लिया और बैंकिंग हम लोग का चल रहा है। तो बैंकिंग की एक क्लास हो चुके जहां हमने रिवाइज किया था कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन तक, और आज थ्योरी ऑफ बैंकिंग की सेकंड क्लास होने वाली है। इस रिवीजन क्लास में हम लोग क्या रिवाइज करेंगे? आज सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो सेंट्रल बैंक के फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इट इज। उसके अलावा और भी फंक्शन है, 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बन सकता है। सेंट्रल बैंक के फंक्शन से आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो सेंट्रल बैंक में सबसे पहले व्हाट इज सेंट्रल बैंक, व्हाट इज आरबीआई? तो आरबीआई वाज सेट अप इन 1935 अप्रैल 1st। RBI Act is 1934 and RBI Regulation Act is 1949। तो आरबीआई जब सेटअप हुआ तो किस लिए हुआ? आरबीआई वाज सेटअप टू कंट्रोल, रेगुलेट एंड फैसिलिटेट द एंटायर मॉनेटरी सिस्टम, यानी कि बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो सब आरबीआई के डायरेक्शन पर चलती हैं। तो आरबीआई रेगुलेट भी करता है, डायरेक्ट भी करता है, सुपरवाइज भी करता है। तो आरबीआई के जो फंक्शंस हैं उनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहली चीज आरबीआई के फंक्शन में पहला फंक्शन क्या है? तो आरबीआई का जो फर्स्ट फंक्शन आप नोट्स में देखते हो अपने, दैट इज करेंसी अथॉरिटी, यानी बैंक ऑफ इशू। ये आप लोग बहुत अच्छे से कर चुके हो, सिर्फ रिवाइज मुझे कराना है। तो आरबीआई के पास आप सबको मालूम है सोल मोनोपोली राइट है करेंसी इशू करने का। आरबीआई इशू 2 रुपी एंड अबव नोट्स। कॉइन्स आर नॉट इशूड बाय आरबीआई, दे आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई अगर नोट इशू करता है उसके एडवांटेजेस क्या है? करेंसी में यूनिफॉर्मिटी रहती है, पब्लिक का फेथ रहता है। ये सारी चीजें आपको 3 मार्क्स के अंदर लिखनी है एक फंक्शन अगर आता है तो। दूसरा फंक्शन आरबीआई का था दैट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर आप लोग 3 बातें बताते हो। सबसे पहली चीज जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंकर होता है, फिर बताओगे एजेंट होता है, फिर बताओगे एडवाइजर होता है। बैंकर क्यों है? क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के लिए अकाउंट मेंटेन करता है, गवर्नमेंट के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट को लोन देता है ना। उसके अलावा आरबीआई को गवर्नमेंट का एजेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट के डेट को, पैसों को मैनेज करता है, सिक्योरिटी को बिकवाता खरीदवाता है, देयरफॉर कॉल्ड एजेंट। आरबीआई को गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे अगर आरबीआई जो है एडवाइस देता है, अगर गवर्नमेंट को कोई एडवाइस चाहिए फाइनेंशियल मैटर पे, मॉनेटरी मैटर पे, तो आरबीआई गिव फाइनेंशियल एडवाइस, क्योंकि ये रेगुलेटर है ना। तो ये एडवाइस भी देता है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर भी इसको बोलते हैं। तो बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर आप 3 बातें बताओगे विद रीजन। बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अलावा एक फंक्शन और हमारे पास था, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। इसके ऊपर मैंने बहुत बार केस स्टडी देखी है। तो बैंकर्स बैंक के अंदर आप 3 फंक्शन समझाते हो, दैट इज custodian of cash reserves of all the commercial banks, lender of the last resort, और clearing house agent। सबसे पहला हमने बोला कि बैंक जो है, आरबीआई जो है, वो कमर्शियल बैंक के लिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, क्लियरिंग हाउस एजेंट है, और कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स है। तो तीनों फंक्शन को अलग अलग समझाना है। उसके अलावा सुपरवाइजर भी है। तो सबसे पहली चीज, आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीआई जो है ना वो कमर्शियल बैंक्स के लिए आखिरी उम्मीद, आखिरी सहारा होता है। अगर कमर्शियल बैंक्स को कहीं से पैसा नहीं मिल पाता, दे कैन अप्रोच टू आरबीआई, उन्हें लोन आरबीआई देगा, इधर फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नीड्स। अब अगेंस्ट सम कोलेटरल सिक्योरिटी आपको रखवानी पड़ेगी। उसके अलावा आरबीआई को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस एजेंट, क्योंकि आरबीआई सारे कमर्शियल बैंक्स के चेक क्लियर करता है। क्योंकि आरबीआई के पास सारे कमर्शियल बैंक का अकाउंट है, देयरफॉर इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू क्लियर देयर चेक्स। तो आरबीआई से क्लियर कर देता है इलेक्ट्रॉनिकली, डेबिट क्रेडिट एंट्री से, जिसे बोलते हैं सेटलमेंट सिस्टम। तो इसलिए बोलते हैं इसको क्लियरिंग हाउस एजेंट। तो आप एग्जांपल देंगे, 2 बैंक्स का एक चेक लेके, एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है। उसके अलावा आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स को, यानी सीआरआर आपने सुना था ना कमर्शियल बैंक में, उसे मेंटेन करता है। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी इमरजेंसी अगर कमर्शियल बैंक को नीड होती है तो यहां से पैसा उन्हें मिल सकता है। उसके अलावा आरबीआई पूरे देश
के अंदर जो भी फॉरेन एक्सचेंज है उसको अपने पास कस्टडी में रखता है। जितने भी वर्ल्ड से करेंसीज आ रही हैं उन करेंसी को मैनेज कर रहा है, रख रहा है, मेंटेन कर रहा है, इसलिए बोलते हैं आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। आई होप ये चारों फंक्शन समझ में आपको आ गए होंगे, रिवाइज हो गए होंगे, मैंने याद दिलाना था याद दिला दिए। लेकिन जो पांचवा फंक्शन है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसको बोलते हैं आप मॉनेटरी पॉलिसी। इसको मैं बहुत ही आराम से कराने वाला हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट में यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, आप सबको मालूम होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आरबीआई की है और आरबीआई हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए बना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करना है तो आरबीआई कर सकता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। फिर से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर सबसे पहले आपके पास आता है बैंक रेट और रेपो रेट। रेपो रेट को रीपर्चेज रेट और बैंक रेट को डिस्काउंट रेट बोल सकते हैं। ध्यान से सुनना, रेपो रेट और बैंक रेट में फर्क क्या है। अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेना है तो रेपो रेट पे करना पड़ेगा कमर्शियल बैंक को। रेपो रेट एक तरह का इंटरेस्ट है जो कमर्शियल बैंक को पे करना पड़ता है। भाई लोन लेंगे कमर्शियल बैंक आरबीआई से तो इंटरेस्ट तो पे करेंगे ना। तो जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से शॉर्ट टर्म बोरिंग करते हैं तो जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोरो करते हैं तो बैंक रेट पे करते हैं। ये फर्क है, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को लग रहा है कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट दोनों को ही इंक्रीज कर देता है। जैसे ही इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स बढ़ जाती है कमर्शियल बैंक्स के लिए। फिर कमर्शियल बैंक्स आगे पब्लिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं। जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे तो कमर्शियल जो पब्लिक है वो भी डिस्करेज होगी, वो लोन कम लेगी क्योंकि लो इंटरेस्ट बहुत महंगे हुए हैं। तो इन्फ्लेशन यानी कि एक्सेस मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन होता है, उसको रोकना है, उसे कम करना है, कर्ब करना है। तो उसको कर्ब करने के लिए, रोकने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है, बैंक रेट रेपो रेट को बढ़ा रहा है ताकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाए, लोग कम लोन लें। लोग लोन कम लेंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होगी, पैसा कम हो लोगों के पास। जब पैसा कम होगा तो ऑब्वियस डिमांड कम करेंगे चीजों की, और डिमांड कम करेंगे ऑटोमेटिकली प्राइस गिर जाएंगे। हो गया कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर डिफ्लेशन सही करना होता तो आरबीआई इन दोनों रेट को कम करता ताकि लोग लोन ज्यादा ले, डिमांड बढ़ाए ताकि प्राइस बढ़े। तो डिफ्लेशन से ऊपर आना, इन्फ्लेशन से नीचे जाना, मतलब स्टेबिलिटी मेंटेन करना आरबीआई का काम है, जो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट से आरबीआई करता है इस तरह से। क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर इन दोनों के अलावा और भी दो पॉइंट है, दैट इज रिवर्स रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशंस। इसके अलावा एक एलआरआर भी इंस्ट्रूमेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अभी आपने पढ़ा कि अगर कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए बोरो करना है आरबीआई से तो आरबीआई को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो रेपो रेट होगा। अगर मैं बोलूं कि आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा ले रहा है और उनको इंटरेस्ट पे कर रहा है, ऐसा भी होता है। सोचो इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है। आरबीआई चाहता है कि कमर्शियल बैंक के पास पैसे ना कम हो जाए ताकि कमर्शियल बैंक आके लोन ना दें और इन्फ्लेशन और ना हो, मनी सप्लाई और ना बढ़े। तो आरबीआई ने क्या बोला कि आप मुझे डिपॉजिट्स दो अपने, मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा और मार्केट में जो इंटरेस्ट चल रहा है उससे भी ज्यादा दूंगा और आपका पैसा मेरे पास सेफ है, सबसे बड़ी बात। तो कमर्शियल बैंक देर नहीं लगाएंगे, अपना पैसा आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई जो बदले में उनको पे करेगा वो क्या पे करेगा, इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट का नाम होगा रिवर्स रेपो रेट। तो जब आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे लेता है और जो इंटरेस्ट पे करता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो अब सोचो इन्फ्लेशन चल रहा है तो आरबीआई बोलता है रिवर्स रेपो रेट को मैं बढ़ा के दे रहा हूं। आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाता है ताकि कमर्शियल बैंक अट्रैक्ट हो, अपना पैसा आरबीआई को दे दे, पब्लिक को ना दे पाए। आरबीआई का मोटिव क्या है कि पब्लिक के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए इन्फ्लेशन के टाइम पे, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया गया। डिफ्लेशन चल रहा होता तो इसको कम किया जाता। ये तीन बातें, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। जब भी एग्जाम में आपको दिख जाए ना कि आरबीआई सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है, एक क्वेश्चन आया इकोनॉमिक टाइम्स में, ये खबर छपी कि आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल कर दी गवर्नमेंट की, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट पूरा करना चाह रही है, आरबीआई का कौन सा फंक्शन या परफॉर्म हो रहा है, तो आप बताना ओपन मार्केट ऑपरेशन।
कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट वाला फंक्शन परफॉर्म हो रहा है। आरबीआई अगर सिक्योरिटी सेल कर रहा है तो आरबीआई का मोटिव ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहा है। कैसे? अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, पैसा बहुत है लोगों के पास, तो आरबीआई उस टाइम पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इशू कर देता है। लोग अट्रैक्ट होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है भाई, प्रॉफिट मिलेगा, लोग परचेज करते हैं, तो आरबीआई सेल करेगा तभी तो पब्लिक परचेज करेगी। तो आरबीआई इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करता है, ऑफर फॉर सेल, ताकि पैसा लोगों का, पब्लिक का पैसा कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास आ जाए और मनी सप्लाई कंट्री से कम हो जाए। मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई सिक्योरिटी को बेचता है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो एक प्रोसेस है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय और सेल करने का, ठीक है, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे। सोचो अगर डिफ्लेशन चल रहा होता तो आरबीआई को क्या करना था? पैसा, मनी सप्लाई को सर्कुलेट ज्यादा करना था और बढ़ाना था। तो आरबीआई वही सिक्योरिटी जो इशू की थी उसको अब पब्लिक से परचेज करेगा। जैसे ही परचेज करेगा तो सारा पैसा पब्लिक के पास वापस, विद प्रीमियम, विद इंटरेस्ट, विद प्रॉफिट। अब डिफ्लेशन ठीक हो सकता है, पैसा पहुंच गया लोगों के पास। तो इस तरह से सेल और परचेज करने से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल आरबीआई कर सकता है आराम से। ये था आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन, जब पहले पढ़ा होगा अब आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके अंदर दो रेशियो आती है, सीआरआर, एसएलआर। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, जो हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करनी होती है। सोचो जितना ज्यादा कमर्शियल बैंक को सीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा उतना कम लोन क्रिएट होगा। तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जो आरबीआई है वो सीआरआर को बढ़ा देता है, ताकि कमर्शियल बैंक को रिजर्व मेंटेन ज्यादा करने पड़े और पब्लिक को लोन कम दे पाए। और डिफ्लेशन के टाइम पे सीआरआर को, रिजर्व को कम करना पड़ता है आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई को क्या करना है? अभी रिजर्व कम मेंटेन करेगा कमर्शियल बैंक तो लोन ज्यादा दे पाएगा, और डिफ्लेशन में लोन की जरूरत होती है लोगों को क्योंकि डिमांड बहुत कम होती है उस टाइम पर। तो सीआरआर को बढ़ाना कब है और कम कब करना है आपको पता होना चाहिए। सेम इफेक्ट एसएलआर का है। एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो कमर्शियल बैंक को अपने पास कैश फॉर्म में मेंटेन करनी होती है। तो एसएलआर को भी बढ़ाया जाएगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, मनी सप्लाई जब एक्सेस हो उस टाइम पे, और डिफ्लेशन के टाइम पे एसएलआर को कम किया जाएगा। उसके बाद क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? जब कोई भी पर्सन बैंक से लोन लेगा तो बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाएगा, तो उस सिक्योरिटी की जो वैल्यू होगी मार्केट में उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। और जो बैंक लोन देगा वो आपका अमाउंट ऑफ लोन है। तो मान लीजिए किसी ने 1 लाख की सिक्योरिटी कोलेटरल रखवाई बैंक के पास और बैंक ने उसको 80,000 का लोन दिया, ठीक है, तो 20% यानी कि 20,000 रुपए 1 लाख के जो हैं वो कहां गए? वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट। आरबीआई बोलता है कि अगर 1 लाख सिक्योरिटी रखवा रहे हो आपको मैं 80,000 का लोन दे पाऊंगा, क्योंकि आरबीआई तो ये देखता है ना यार, सॉरी कमर्शियल बैंक लोन देंगे, कमर्शियल बैंक तो ये देखेगा ना यार कि मेरे को प्रॉफिट भी होना चाहिए, अगर ये पैसा डूब गया तो मैं रिकवर कर सकूं, इसलिए लोन कम मिलता है। तो कमर्शियल बैंक्स जब भी लोन देंगे तो सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा रखवाएंगे। जो बीच का डिफरेंस है उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है क्या? डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन। अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट 20% है, लोन कितना मिल रहा है? 80,000। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन आरबीआई जो है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ाने के लिए बोलता है कमर्शियल बैंक्स को, यानी कि 20 से होगी 30%। अब 1 लाख की सिक्योरिटी रखवाएंगे तो 70,000 का लोन मिलेगा। लोन कम हो गया ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाते ही लोन का अमाउंट कम हो जाता है, और यही करना था इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो यही करना था, रिक्वायरमेंट को बढ़ाना था ताकि लोन कम हो जाए, मनी सप्लाई कम हो जाए। अगर डिफ्लेशन होता रिक्वायरमेंट को कम कर दिया जाता। इस तरह से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मार्जिन रिक्वायरमेंट। उसके बाद आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या है? कि अगर कमर्शियल बैंक सिर्फ एडवाइस कर रहे हैं, आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है, बोल रहा है, समझा रहा है, इंड्यूस कर रहा है। देखो मॉरल सुएशन एक तरह का कोई एक्शन नहीं है, जस्ट बोलना है। परसुएशन है और प्रेशर है, समझाना है। आरबीआई जब कमर्शियल बैंक को एडवाइस करता है कि लोन मत दो भैया क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर, तो कमर्शियल बैंक माननी पड़ेगी बात, क्योंकि कमर्शियल बैंक के ऊपर आरबीआई इज द हेड।
तो मॉरल सुएशन एक बातचीत है कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच में। आरबीआई इन केस ऑफ इन्फ्लेशन ये बोलता है कि मनी सप्लाई कम कर दो, लोन्स कम दो, दैट्स इट। तो समझाना मनाना इज मॉरल सुएशन, ठीक है, सिंपल। अगर डिफ्लेशन चल रहा तो क्या बोलेगा, बढ़ा दो भाई। अगला है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। जब इन्फ्लेशन चल रहा होता है, राशनिंग क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत सारे तरह के लोन्स होते हैं और सबकी कोई ना कोई लिमिट होती है। आरबीआई बोलता है इन्फ्लेशन के टाइम पे कमर्शियल बैंक्स को कि सारे लोन्स के लिमिट्स मैं जो बता रहा हूं उतनी रखनी है, उससे ऊपर, उस लिमिट से ऊपर आप किसी को लोन नहीं दे सकते। मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। जब लिमिट से कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली लोन का अमाउंट कम डिस्ट्रीब्यूट होता है, मनी सप्लाई कम हो जाती है। डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या बोलता है, लिमिट्स को बढ़ा देता है, ज्यादा लोन दे सकते हो आप, पैसा ज्यादा सर्कुलेट हो जाता है फिर। तो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर रहा है इस पॉइंट में, सिर्फ लिमिट्स यानी कोटास, लिमिट्स जो है उसे बढ़ा रहा है या कम कर रहा है। ऑटोमेटिकली कमर्शियल बैंक को बात माननी पड़ेगी। नेक्स्ट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई बोलता है कुछ ऐसी कैटेगरी है जिनको लोन देने से और नुकसान होगा, पैसे से पैसा बढ़ेगा। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के लिए अगर आप लोन ज्यादा दोगे तो लोग पैसा इन्वेस्ट करके और पैसा बना लेंगे। इन्फ्लेशन के टाइम पे आरबीआई बोलता है कुछ नेगेटिव लिस्ट मैं आपको दे रहा हूं, स्पेशली इनको आप लोन नहीं दोगे क्योंकि इससे पैसा और बढ़ेगा। बेसिक नीड्स के लिए आप दे सकते हैं, एजुकेशन के लिए दे दो, एग्रीकल्चर के लिए दे दो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए दे दो, वो ठीक है, लेकिन आप ऐसे लोन मत दो जिससे पैसा और बढ़े। तो नेगेटिव लिस्ट, एक सेलेक्टेड कुछ लिमिट्स हैं, कुछ कैटेगरीज हैं। तो सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्टेड कैटेगरी को आरबीआई बता रहा है इसके लिए दो, इसके लिए मत दो। बहुत फर्क है राशनिंग में और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी है। कोई भी पॉइंट आपको केस बन के आ जाएगा, आपको समझाना पड़ेगा। इसमें आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ये नोट्स आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, मिल जाएंगे आपको, वहां से नोट से रिवाइज करो और अच्छे से बैंकिंग चैप्टर को लर्न करो क्योंकि यहाँ से केस बेस्ड क्वेश्चन बनने वाले हैं अच्छे से। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।